2020 ओटीटी पर आई एक वेब सीरीज 1992 स्कैम, जिससे एक सितारा जन्मा, ओवरनाइट स्टार बन गए। आज बात कर रही हूँ प्रतीक गांधी से और जानने की कोशिश करती हूँ उनकी जर्नी क्या थी। बहुत बहुत स्वागत है आपका प्रतीक इंडिया टीवी पर। थैंक यू वेरी मच। और आपकी कहानी, आपकी जर्नी उतनी ही इंटरेस्टिंग है जितनी कि हम लोगों ने जब स्कैम देखी थी और लगा था कि कैसे अनफोल्ड होती है हर्षद मेहता की स्टोरी। अगर कहानी की बात करें, अगर उस जर्नी की बात करें, जब आप पीछे मुड़कर देखते हैं, सबसे पहली बात या सबसे ज़्यादा याद क्या सबसे ज़्यादा याद आता है आपको? सबसे ज़्यादा याद तो मुझे यही आता है कि इनिशियल डेज़ में शुरुआत कैसे की थी मैं सालों से जिस हिसाब से थिएटर कर रहा था, थिएटर से जो एक एक छोटी छोटी चीज़ें सीखी हैं मैंने। स्टेज का ऐसा कोई फॉर्मेट नहीं है जो मैंने एक्सप्लोर नहीं किया है, फिर चाहे रेडियो नाटक हो, चाहे शॉर्ट फॉर्मेट्स हों, शायद मोनोलॉग्स हों, चाहे नाट्य पठन, काव्य पठन। तो ये एक एक चीज़ें जो मैं करता हूँ, मैं हर एक इंटरव्यू में ये भी कहता हूँ कि शायद भगवान ने मेरे लिए ये डिसाइड किया था कि तुम्हें एलिवेटर नहीं मिलेगा, तुम्हें सीढ़ियाँ चढ़नी पड़ेंगी, और शायद वही एक एक स्टेप चढ़ के यहाँ तक पहुँचा हूँ। तो पूरी जर्नी बहुत फुलफिलिंग लगती है। अब लगता है कि जो हुआ वो वैसे ही होना था और वो सही हुआ। प्रतीक, बनना चाहते थे आप डॉक्टर, बन गए आप इंजीनियर, आपने थिएटर की, स्टेज शोज इतने सारे किए, लेकिन डेस्टिनी, जो फाइनल डेस्टिनी थी, वो बड़ा पर्दा था। तो वहाँ तक पहुँचना आसान तो नहीं था। आपने बहुत सारे और जॉब्स किए, बहुत सारा काम किया। अगर हमारे दर्शकों को बताएं। जी, मैं डिप्लोमा मैकेनिकल हुआ, और थिएटर की बात तो करूँ, मैं 4th स्टैंडर्ड में था तब से थिएटर करता था, और मैं सूरत से हूँ। सूरत मेरा होम टाउन है, तो वहाँ स्कूल से जो थिएटर की शुरुआत हुई, फिर आई गेस मुझे लगता है कि बहुत सही उम्र में मुझे थिएटर मिला, तो मैं अपने आप को उस हिसाब से तैयार कर पाया। थिएटर से बहुत कुछ सीखा है मैंने, फिर चाहे वो छोटे छोटे न्यूएंसेस हों, चाहे डिसिप्लिन हो, और ये सारी चीज़ें ऐसी हैं कि इसे आप लाइफ से जोड़ सकते हो। ज़रूरी नहीं है कि आप एक्टर ही बनो या उसी को प्रोफेशन लो, पर थिएटर करने के बाद लाइफ के बहुत सारे लेसन्स मिले। डिप्लोमा इंजीनियरिंग की, उसके बाद मैंने डिग्री किया, तो डिप्लोमा मैकेनिकल बी प्रोडक्शन किया। फिर बॉम्बे आया 2004 में, और यहाँ आके मैंने पहले इंजीनियरिंग के जॉब से शुरुआत की। मैं फ्रीलांस कंसल्टेंट था, साथ ही थिएटर में काम ढूंढना शुरू किया, और 2005 में पहला गुजराती प्ले मिला। वहाँ से मेरी गुजराती थिएटर वर्ल्ड की जर्नी शुरू हुई बॉम्बे में, जिसे प्रोफेशनल थिएटर वर्ल्ड कहा जाता है। उसके बाद मैंने हिंदी में नाटक किए, इंग्लिश भी किया, और 2012 में पहली गुजराती फिल्म मिली। 2008 से तो मैंने फुल फ्लेजेड जॉब ले लिया था इन वन ऑफ द बिगेस्ट कॉर्पोरेट्स ऑफ इंडिया। तो जॉब के साथ सुबह जल्दी जाना, थिएटर करना, फिर मतलब रिहर्सल करना, फिर नौकरी, और बहुत सारे और जॉब्स करता था मैं टू सर्वाइव इन बॉम्बे, क्योंकि बॉम्बे में रेंट भरना, यहाँ का खर्चा निकालना, घर पूरा चलाना, इट्स नॉट दैट ईजी। आई मीन, हम सब जानते हैं। वैसे एक सपना लेकर के प्रतीक आप आए मुंबई, और वो सपना बहुत बड़ा था, लेकिन उसे परस्यू करना किस तरीके से, जैसे आपने कहा कि बहुत सारे और जॉब्स किए, बहुत धक्के खाए, अगर मैं लेमैन लैंग्वेज में कहूँ तो वो दिन याद है जब आपको रिजेक्शंस मिलते गए, निकाल दिया गया, मना कर दिया गया कि नहीं तुम ऐसे नहीं हो, लुक्स को लेकर के बहुत सारी बातें हुई? हाँ, ऐसा तो बहुत हुआ था, क्योंकि जब मैं आया था तब टीवी बहुत बड़ा माना जाता था। टीवी आज भी बहुत बड़ा माना, उसकी रीच बहुत बड़ी है। तब बहुत नए नए सीरीज़ आ रहे थे टीवी पे, तो मुझे लगता था कि शायद यहाँ से शुरुआत हो, कुछ यहाँ करूँ। मैंने टेलीविज़न के लिए बहुत सारे ऑडिशंस दिए थे, और कहीं सिलेक्ट नहीं हुआ। सो ऑलमोस्ट आई वाज टोल्ड दैट यू आर नॉट फिट फॉर टीवी, बिकॉज उनकी रिक्वायरमेंट शायद कुछ अलग थी। वो अलग स्किन कलर उनको चाहिए, अलग फिज़िक उनको चाहिए। तो मैं समझ ही नहीं पाया उस चीज़ को। मतलब ठीक है, ऐसा ही होता होगा। फिर मैंने तो थिएटर चालू रखा था अपना। मैं आई वाज डूइंग माय एक्सपेरिमेंटल थिएटर द मोस्ट, एंड दैट हेल्प्ड मी अ लॉट। यू नो, अपने आप को एक एक्टर के तौर पे बेहतर करने में मुझे इस थिएटर ने बहुत मदद की है। गुजराती फिल्म से आपने शुरुआत की थी, अगर मैं बड़े पर्दे की बात करूं, बेयार, जिसे बहुत सारा अप्रिसिएशंस मिला, और उसके बाद आपने एक नेशनल अवार्ड विनिंग फिल्म भी की, रॉन्ग साइड राजू। तो जब नेशनल अवार्ड मिला एक फिल्म को, उसके बाद क्या आपका रास्ता आसान हो गया, या अभी भी कुछ किस्से बाकी थे? नहीं, देखिए, जहाँ जितना है, जैसे हम लोग सालों से देख रहे हैं, रीजनल सिनेमा को रीजनल सिनेमा के तौर पे ही देखा जाता है।
जब तक उसे बड़ी रिकग्निशन, नेशनल अवार्ड तक की रिकग्निशन नहीं मिलती, तब तक रीजनल सिनेमा वो इतना नज़र में आता नहीं है। अब खैर OTT की दुनिया है, अब OTT के ज़रिए हम दूसरी भाषाओं की फ़िल्मों तक आसानी से पहुंच सकते हैं, फिल्में हम तक पहुंच सकती हैं। पर जब ये बेयार और रॉन्ग साइड राजू हुई थी, तब OTT उतना कुछ हुआ नहीं था बड़ा। 2016 की बात कर रहा हूँ मैं। तो उसके बाद हुआ ये कि गुजराती फिल्में तो खैर हो ही रही थी, पर हिंदी में फिर भी मुझे पता नहीं था कहाँ से शुरुआत होगी, कैसे लोगों से मिल पाऊँगा, कैसे प्रोजेक्ट्स तक पहुँच पाऊँगा। और उसके बाद मुझे लवयात्री मिली, उसके बाद मुझे मित्रों मिली पहली फिल्म, और उसमें एक छोटे छोटे किरदार करने मिले थे मुझे। वही मैं कह रही हूँ कि नेशनल अवार्ड मिली फिल्म के बावजूद आपने एक्टिंग आपका पहला प्यार रहा है, जिसकी वजह से आपने कैरेक्टर रोल्स भी आपने एक्सेप्ट किए। आपने सलमान खान प्रोडक्शंस में लव यात्री की, वाशु भगनानी के प्रोडक्शंस में आपने मित्रों की एज अ कैरेक्टर रोल हीरो के साथ। लेकिन आपकी डेस्टिनी कुछ और थी प्रतीक। आज आपको मेन लीड के तौर पर देखा जाता है। कैसा लगता है जब आप सोचते हैं? ज़्यादा वक्त नहीं गया, 2 साल पहले की बात है। 2-3 साल पहले की बात है। बहुत फुलफिलिंग लगता है। मतलब मुझे ये लगता है कि जब ऐसा होता है, इतने सारे लोग आपके काम की सराहना करते हैं, आपके काम को पसंद करते हैं, आपने जो किरदार बनाया, उसके जो इमोशंस आपने पहुंचाना चाहा, वो शायद पहुंचे हैं लोगों तक, तो उससे कॉन्फिडेंस मिलता है बतौर एक्टर कि मैं जैसे सोचता हूँ, मैं जिस हिसाब से इस कैरेक्टर को देखता हूँ, शायद वो सही है, तभी लोगों तक पहुँच रहा है। तो और एक्टर के लिए ये कॉन्फिडेंस होना बहुत ज़रूरी है। वही ट्रांसलेट होता है स्क्रीन पर हो चाहे स्टेज पर। और जहाँ तक छोटे मोटे किरदार की बात है, तो मैंने अब तक जितना भी काम किया है, सब हर बार इसी वजह से लिया कि कहीं कुछ सीखने मिलेगा, कहीं कुछ आगे करने मिलेगा। और तब तो मुझे सच में पता नहीं था कि कैसे दूसरा काम मिलेगा। मेरे लाइफ में अब तक यही हुआ है कि एक काम से दूसरा काम मिला है। तो मुझे लगा कि हाँ, जो भी है थोड़ा मोटा कुछ अगर परफॉर्म करने मिल जाए तो उससे शायद कोई बड़ी फिल्म मिल जाएगी कभी। कोई जो आपका बैकअप हो, पैसा आप कहते हैं कि चलो ठीक है, कुछ नहीं कर रहा है लड़का, पहले का पैसा है, बट ऐसा नहीं रहा है आपके साथ। वही था कि हर दिन कुआं खोदो और पानी पियो। हैंड टू माउथ सिचुएशन कब आया था? हैंड टू माउथ वाली सिचुएशन में मतलब ऐसा था कि मैं जब 2004 मुंबई आया था, तो सिर्फ इंजीनियरिंग की डिग्री और सूरत से थोड़ा थिएटर का एक्सपीरियंस लेकर आया था। फिर यहाँ की पूरी जर्नी खुद तय करनी थी, तो यहाँ का रेंट देना, यहाँ के खर्चे निकालना, ये सारी चीज़ें ऐसी थी। बहुत बार ऐसा वक्त आया कि बहुत क्रिटिकल सिचुएशन है लाइफ में। जब भी ऐसी डिफ़िकल्ट सिचुएशन आई है वेर यू फील क्लच्ड, तभी कुछ इनोवेशन हुआ है लाइफ में। तो मैं जब भी डिफ़िकल्टी आती है, मुझे एक्साइटमेंट ये होती है कि अब कुछ बहुत अच्छा और बड़ा होने वाला है। क्योंकि एक समय ऐसा था जब इतनी दिक्कत थी पैसों की कि समझ में नहीं आ रहा था कि यार अब आपने और जॉब्स किए? हाँ, तो मैं घर से पैसे मंगाऊं कि क्या करूं, ये सोच ही रहा था कि तब एकदम एक नया काम दिखा सामने मुझे कि कंपेयरिंग कर सकते हो तुम। तो मैंने कंपेयरिंग के जॉब लेने शुरू कर दिए। तो मैंने बहुत सारे बच्चों की बर्थडे पार्टीज़ होस्ट की, किटी पार्टीज़ होस्ट की, वहाँ पर कुछ पैसे मिल जाते थे। फिर सडनली मुझे लगा कि यार ये भी सस्टेनेबल मॉडल हो नहीं रहा है, मुझे और कुछ चाहिए होगा ताकि मैं मेरे हिसाब का जो थिएटर है, मुझे जिस हिसाब का काम करना है वो खोज पाऊँ। क्योंकि इस फील्ड में ऐसा है कि आप तक अच्छी अपॉर्चुनिटी पहुंचेगी तब तक टिकना बहुत ज़रूरी है। उसी पॉजिटिव माइंडसेट से टिकना बहुत ज़रूरी था। तो मैंने तब पार्ला में, मैं विले पार्ला ईस्ट में रहता था रेंट पर, तो पार्ला में कुछ 10-12 सोसाइटीज़ के ईयरली कॉन्ट्रैक्ट लिए वाटर टैंक क्लीनिंग के। मैंने 1-2 मशीन लिए, जो भी थोड़ी सेविंग्स की थी उससे मशीन लिए 2, और 3 लोगों को ट्रेन किया, और फिर वाटर टैंक क्लीनिंग का काम शुरू किया। फिर मैंने ये जो सेल साइट्स होती हैं बिल्डिंग में, जो मोबाइल के टावर्स लगते हैं, उसके कॉन्ट्रैक्ट्स लिए, जिसमें इंजीनियर था और मेरे कज़िन सूरत में ये सब काम करते थे। तो मुझे वहाँ से ऐसे एक लिंक मिली और मैंने यहाँ पर बॉम्बे में कुछ 12-15 सेल साइट्स खड़े किए कॉन्ट्रैक्ट लेकर। तो ये मतलब आप धूप में टेरेस पे खड़े हो, कील लगा रहे हो, आप वो सब सेटअप कर रहे हो। नहीं माननी, नहीं। कुछ भी करना है, इस शहर में रहना है, टिकना है और अपने सपनों को पूरा करना है। तो मैं वहाँ पर वो करके सीधा, जैसे पता चलता था यहाँ ऑडिशन है, वहीं मुंह धो के सीधा ऑडिशन पे पहुँच जाता था। तो हाँ, मतलब पर ये सब करके मुझे बहुत कुछ सीखने मिला। शायद लाइफ के इतने इंटरेस्टिंग लेसन्स सीखने मिले हैं कि तुम्हें अगर कुछ करना है तो तुम्हें ही करना है, तुम्हारे लिए कोई कुछ नहीं करेगा। आज जब अपना पोस्टर देख रहे हैं आप, भवई रिलीज हो रही है, पहली मैं कह सकती हूँ फुल फ्लेजेड हीरोइक रोल जो है बड़े पर्दे पर आपका देखने को मिलेगा, तो वो पोस्टर देख करके क्या लगता है?
ये पोस्टर देख करके ऐसा लगता है कि यार जो मतलब मैं अभी ऐसा ही फील करता हूँ कि मैं मेरा सपना जी रहा हूँ अभी और सिर्फ मैं ही नहीं, मतलब मेरे पूरे परिवार ने मेरा सपना देखा है, तो बहुत फुलफिलमेंट होती है। एक अच्छा ये लगता है कि आप जो सोचो अगर वो उस पर टिके रहो तो वो होता है। भवई का जो बीज है वो नॉट भवई एक्चुअली, स्कैम का जो बीज है वो भवई के सेट पर बोया जा चुका था, इफ़ आई एम नॉट मिस्टेकन। जब प्रतीक शूट कर रहे थे भवई का, तभी स्कैम का ऑफर उन्हें आया था। वो किस्सा बताइए। तो मैं भवाई फिल्म के लिए भूज में शूट कर रहा था, कच्छ भूज गुजरात में, और तब मुझे हंसल सर का फ़ोन आया था कि मैं हंसल मेहता बोल रहा हूँ, मैं फिल्म मेकर हूँ और हम लोग कुछ एक OTT वेब सीरीज़ के बारे में सोच रहे हैं, तो जब तुम बॉम्बे आ जाओ मिलते हैं एक बार। और मैं खुद पर विश्वास नहीं कर पाया कि कोई प्रैंक कर रहा है कि सच में हंसल सर का फ़ोन आया है। फिर बॉम्बे आके मैंने ऑडिशन भी दिया, उनसे मुलाकात हुई और फिर बात आगे बढ़ी। तो भवाई सेट पे ही फ़ोन आया था इसका। प्रतीक, भवई का पहले नाम रावण लीला था, काफ़ी कंट्रोवर्सीज हुई इसे लेकर के, यहाँ तक कि आपके परिवार तक बात आ गई, बहुत सारी बातें लिखी गई। उस वक्त क्या गुस्सा आता था कि परिवार तक बात जा रही है, ऐसी बातें लिखी जा रही, कैसे आपने इसे हैंडल किया? बहुत ही वियर्ड सिचुएशन थी, बहुत प्रेशर वाली सिचुएशन थी, क्योंकि मेरी लाइफ में मैं पहली बार ऐसा कुछ एक्सपीरियंस कर रहा था, तो मुझे पता नहीं था कि इस पे कैसे रिएक्ट किया जाए। और सोशल मीडिया पे लोग जिस हिसाब की भाषा का प्रयोग करते हैं, जिस हिसाब से अपना गुस्सा जाहिर करते हैं, हमें पता ही नहीं चलता कि वो सच में लोग हैं या मशीन्स हैं, क्योंकि उनके ना चेहरे हैं ना नाम है, कुछ पता नहीं चलता। तो अगर मैं उनको कुछ समझाना चाहूँ या अपनी बात पहुँचाना भी चाहूँ तो वो कैसे पॉसिबल है वो नहीं पता। और जब इस प्रकार का कुछ आउटरेज होता है तब आप जो भी बोलोगे उसे अलग तरह से लिया जाएगा। So I was not sure whether I should react, I should not react, and how should I, reach out to people and say that जो भी आप सोच रहे हो वो ऐसा कुछ है ही नहीं फिल्म में। पर फिर तो मुझे लगा कि ये भी एक एक्सपीरियंस था जो शायद मुझे लेना था। पहले बहुत गुस्सा भी आया, फिर इरिटेशन भी हुआ, फिर हेल्पलेसनेस भी फील हुई। जब परिवार के बारे में लोग कुछ लिख देते हैं, बहुत गंदी भाषा का प्रयोग करते हैं, और मुझे मतलब पहले हंसी भी आई, पहले गुस्सा आता था फिर हंसी आई कि ये लोग जब किसी की माता का आप मान नहीं रख सकते हो, आप सीता माता की क्या बात करते हो मतलब। और इतनी गंदी भाषा का प्रयोग किया है कि उसके मुंह से तो मुझे मेरे धर्म का नाम बोलेगा तो भी मुझे गुस्सा आएगा। आप जब स्कैम आई, स्कैम 1992, उसका सक्सेस जो बहुत ही बड़ा था, यूनानिमस, मतलब मुझे लगता है कि आपने भी शायद नहीं सोचा होगा कि लोग इस तरीके से एक्सेप्ट करेंगे। अब प्रेशर लगता है प्रतीक, क्योंकि जब आप एक इस हाइट तक पहुंच जाते हो फिर लगता है ये एक्टर सब देखने लगता है। प्रेशर तो मैंने कभी वैसे फील किया नहीं, और स्कैम के बाद भी मैं उस प्रेशर को एक्साइटमेंट में कन्वर्ट करना चाहता हूँ और वही करता हूँ कि लोगों को अगर इतनी उत्सुकता है मुझे देखने की या किसी और किरदार में देखने की, तो वो मेरे लिए और अच्छा इसलिए है कि मैं खुल के कुछ एक्सपेरिमेंट कर पाऊँगा, एक नया किरदार लोगों तक पहुँचा पाऊँगा। तो मैं इस चीज़ का प्रेशर नहीं लेता हूँ। स्कैम 1992 के बाद विट्ठल तीड़ी, जो कि एक गुजराती वेब सीरीज़ है, तो आपके लिए हिंदी से वापस गुजराती में जाना और साथ ही लोगों का एक्सपेक्टेशंस, क्या वो सफलता दोहरा पाएगी ये सीरीज़, आपको क्या लगता है? ये था एक कि स्कैम कर लिया, अब स्कैम इतना बड़ा बन गया है, स्कैम नेशनल प्लेटफॉर्म तक पहुंच गया, काफ़ी लेवल पर इंटरनेशनल ऑडियंस तक भी पहुंच गया। इसके बाद तुम वापस गुजराती क्यों कर रहे हो? नाउ यू शुड लुक अहेड। और मेरा तो एक ही जवाब था और मेरी एक ही सोच थी कि यार भाषा का किसी भी आर्ट से कोई लेना देना है नहीं। और मैंने तो हिंदी, इंग्लिश, गुजराती तीनों में थिएटर भी किया है सालों से। तो भाषा कोई भी भाषा कैसे डिफ़ाइन कर सकती है कि ये करने वाली बात है या नहीं। और जहाँ तक विट्ठल तीड़ी की बात है तो मुझे उसका सब्जेक्ट, उसकी स्टोरी बहुत पसंद आई थी, मज़ेदार किरदार था बनाने के लिए और इसीलिए मैंने किया था। तो मैं ज़्यादा इसमें सोचा नहीं था मैंने कोई कॉम्प्लेक्सिटी। प्रतीक, आप जिस तरह से शोज़ कर रहे हैं, आपके पास वक्त नहीं होता, शायद यही वजह है कि हम गाड़ी में इंटरव्यू करते हुए आए। आप सफलता, आपने बहुत इंतज़ार किया है इस दिन को देखने के लिए, तो हमारी तरफ से, इंडिया टीवी की तरफ से आपको बहुत बहुत बधाई भी कहूँगी और आगे के फ्यूचर के लिए आपको बेस्ट विशेस भी कहना चाहूँगी। थैंक यू वेरी मच।